question says a uniform bar of length 12 meter and mass 20 m lies on a smooth horizontal table. The rod is hinged at center. 2 point masses m and 2m are moving in opposite directions with same speed v and in the same plane as the bar as shown in figure. These masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. After collision, entire system is rotating with angular velocity omega. The ratio of v and omega is. तो बच्चों क्वेश्चन कहता है कि ये एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 मीटर है और इसका मास 20 m है। ये दो पॉइंट मासेस हैं 2m और m और ये अपोजिट डायरेक्शंस में इसी प्लेन में रॉड के ही प्लेन में यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ये सेम स्पीड v से मूव करते हुए आते हैं और इससे टकराते हैं। यानी ये रॉड देखो एक्चुअल में कुछ इस तरह से एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। एक मास इधर से आता है 2m का और एक मास m का इधर से आता है। इसका मतलब ये जो व्यू है, जो फोटो दी गई है, ये टॉप व्यू है, राइट, यानी ऊपर से लिया गया व्यू है। ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हो रहा है। ये जो रॉड है, दिस रॉड इज हिंज्ड एट द सेंटर, मींस द रॉड कैन फ्रीली रोटेट अबाउट द सेंटर, राइट। अब ये आके इससे टकराते हैं और रॉड से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करता है पूरा सिस्टम इस हिंज के अबाउट और हमें v और ओमेगा का रेशियो बताने, नहीं v अपॉन ओमेगा हमें फाइंड करना। सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस हिंज के अबाउट, इसलिए क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस हिंज। क्योंकि जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था इसमें देखो इसका mg तो नीचे लगेगा, इस इन पार्टिकल्स के भी वेट्स डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। एज फार एज वर्टिकल डायरेक्शन इज कंसर्न द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस हिंज। इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, इसके अबाउट लिखते हैं तो एंगुलर तुम्हें पता है कि P इंटू आर परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ, 2mv, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, तो एसआई में लिखते हैं तो यूनिट छोड़ते हैं, सारा एसआई में रहेगा, प्लस इसका, अच्छा ये किधर की तरफ डायरेक्शन इसका, या तो बाहर की तरफ कह लो या फिर एक्चुअल में ऊपर की तरफ या फिर कैसे, तो यहाँ इसी फोटो के अकॉर्डिंग चलते हैं तो या तो बाहर की तरफ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी कह सकते हैं। इसका भी देखो, इसका भी आर क्रॉस पी बाहर की तरफ या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लीनियर मोमेंटम है mv और आर परपेंडिकुलर इसका कितना है 4 मीटर, राइट। एंड रॉड का एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या है, 0 है क्योंकि रॉड तो रेस्ट में है। तो दैट इज इक्वल टू, अब चिपकने के बाद देखो जब इससे स्टक हो जाते हैं दोनों मासेस, देन अब हम लिखेंगे आई ओमेगा। प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, आई अबाउट दिस एक्सिस। सो एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड के लिए हो जाएगा। रॉड का मास है 20m और एल स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 एंड प्लस, पहले पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं सिस्टम का, है ना। तो अब इसका लिखते हैं 2m इंटू 2 स्क्वायर, 2m इंटू 2 स्क्वायर प्लस, अब किसका लिखते हैं, अब इसका लिखते हैं m इंटू 4 स्क्वायर एंड दैट इंटू व्हाट ओमेगा। यहां से बच्चों देखो क्या आ गया अपना, ये हो गया 4mv, m तो काट ही दो, m कर दो कैंसिल, ये m खत्म हो गया हर जगह से, बच गया क्या 4v एंड दिस 4v क्या हो जाएगा 8v एंड दैट इज इक्वल टू दिस, एक 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 दिस इज 240, 240 प्लस this is 4 2 ja 8 8 and then plus 16, right, 16 ओमेगा, राइट। अब देखो v अपॉन ओमेगा अपना कितना आ गया, v अपॉन ओमेगा आ गया 240 एंड 24, 264 and divided by 8, so this is 8 3 ja 24 and again 8 3 are 24, so answer is 33, right। सी दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाय द वे ये अच्छा क्वेश्चन होता यानी एडवांस का क्वेश्चन बन जाता
अगर ये हिंज न होता तो बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते थे। हिंज है, प्योर रोटेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ये तो होता ही है भाई, बहुत सारे अगर पार्टिकल्स हों तो काइनेटिक एनर्जी तो यही होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है काइनेटिक एनर्जी की। तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, और यही टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। राइट, तो यही होता भी है, तो सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन and the kinetic energy of all the particles with respect to the center of mass as the reference. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are true. Statement 1 is true but statement 2 is false. 1 is false. Okay. तो स्टेटमेंट 1 के बारे में तो ठीक है, सही है। स्टेटमेंट 2 बच्चों याद करो, तुमने रोटेशनल मैकेनिक्स में जब कंबाइंड मोशन आता है, वहां तो पहले प्योर रोटेशन पढ़ते हैं, फिर कंबाइंड मोशन आता है। कंबाइंड मोशन में दो तुम्हें इक्वेशंस बताई जाती हैं। एक इक्वेशन बताई जाती है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के लिए, और एक बताई जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब कंबाइंड मोशन होता है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होता है हाफ एंड टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये होता है हाफ ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। राइट, क्योंकि देखो बॉडी से पास होने वाले किसी भी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोशन हमेशा ही प्योर रोटेशन होता है, लेकिन डी लैम्बर्ट्स थ्योरम ये कहता है कि दिस कैन बी इजीली एनालाइज्ड इफ वी कंसीडर द फ्रेम टू बी सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। राइट, तो ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बॉडी, ये मैंने इसलिए लिखा कि ये इक्वेशन मैं डेराइव करने लगूंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेराइव करते भी हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं तो डेरिवेशन होता ही है इसका। ये तो यूरोडो का क्वेश्चन है एक। तो और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों ही सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ये जिन्हें इक्वेशन याद रहेगी वो एग्जाम में फटाफट ये समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे स्टेटमेंट 2 को भी। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है ही, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Two masses m and 2m are connected by a light string going over a pulley disk of mass 30 m with radius r equal to 0.1 m. The pulley is mounted in a vertical plane and it is free to rotate about its axis. 2m mass is released from rest and its two masses m and 2m are connected by light string going over a pulley. तो इसको जरा हम करते चलते हैं। एक पुल्ली है और पुल्ली का जो मास है वो 30 m है। राइट, और रेडियस इसका दिया हुआ है 0.1 मीटर, आर दिया हुआ है 0.1 मीटर। राइट, पुल्ली इज माउंटेड इन वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये देखो यहाँ से ऐसे एक स्ट्रिंग गई है पहली लाइन में, जो कह रहा है इधर 2m है और यहाँ पे m है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब कहता है कि 2m मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स स्पीड व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ हाइट 3.6 मीटर। तो इसका स्पीड पूछ रहा है जब इसको हम पकड़ के रखे हुए हैं और फिर छोड़ देते हैं। तुम्हें तो पता है अगर छोड़ दें तो ये नीचे जाएगा क्योंकि इधर हैवियर मास है। तो ये जब 3.6 मीटर नीचे जाता है उस समय स्पीड बतानी है। यहाँ पे इसकी स्पीड डेफिनेटली जीरो रहेगी क्योंकि हमने इट हैज बीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसकी भी जीरो है। अब जब ये 3.6 नीचे जाएगा तो ये 3.6 मीटर ऊपर चला जाएगा, और जब ये 3.6 मीटर ऊपर जाएगा तो इसकी भी स्पीड, सिंस दे आर कनेक्टेड विद इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, तो इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगा, इसकी हम v मानते हैं तो इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, और यही v हमें फाइंड करना है। राइट, तो बच्चों सीधा समझ में आ रहा है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों।
तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? अब ये देखो 2 mgh, ये h हाइट नीचे आएगा तो इसका लॉस होगा, और इसमें क्या होगा? गेन होगा। हमें लिखना लॉस है, तो हम लॉस को पॉजिटिव लिखेंगे, यानी 2m इंटू जी इंटू दिस हाइट, दैट इज 3.6 मीटर में, एंड उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें लॉस लिखना है, ये तो गेन हो रहा है, हमें लिखना लॉस है, तो क्या लिख रहे हैं? m, क्योंकि उसका मास m है, एम जी इंटू 3.6, राइट। तो ये हो गया लॉस इन जीपी। अब इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक लिख दिया जाए, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ 2m वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस पुल्ली की काइनेटिक एनर्जी। तो पुल्ली को कह रहा है कि एक आपको क्या मानना है? वर्टिकल प्लेन 2m, टू मासेस स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुल्ली, इसको डिस्क मानना है आपको, मास दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो डिस्क का क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 30m और r कितना हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2, और हाफ हो गया ये हाफ, ये क्या लिख दिया मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना, ये क्या लिख दिया मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है प्योर रोटेशन में, क्या प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई लिख दिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ऐसे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इसका। अब इनटू ओमेगा स्क्वायर, अब एक बात बताओ, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा माने इस टाइम पे जब इसकी स्पीड v है, इस पार्टिकल जरा ध्यान दो, थ्रेड का ये जो पॉइंट है, ये इधर किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? है तो ये डिस्क पे अभी, इट इज जस्ट अबाउट टू लीव द डिस्क, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क, दिस पुली, तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, और ओमेगा आर, और इसकी वेलोसिटी इधर v है, तो ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? v, एंड सो ओमेगा इज नथिंग एल्स बट v अपॉन r, सो वी विल राइट हियर हाफ i, दिस इज i, एंड ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, v अपॉन r है तो v अपॉन r का होल स्क्वायर। अभी देखो 0.1 स्क्वायर तो कट गया, और एक चीज और देखो, कलर में चेंज कर लेता हूं, ये m को भी मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं हर जगह से। अब देखना जरा, यहां से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा हुआ है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर 30 है, और ये 0.1 स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये देखो, ये 2 है और ये यहाँ 1 है, तो ये हो गया g इंटू 3.6, जी को 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया कितना? 36, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ हो गया v स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ हो गया 15/2v स्क्वायर, एक कट करते हैं तो 15/2v स्क्वायर, राइट, दिस v स्क्वायर। अब ये बच्चों यहाँ भी अगर मैं 2 लगा दूं तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 3 एंड 15 कितना हो जाएगा? 18/2, दैट इज 9v स्क्वायर। हाँ, इट मीन्स ये बन गया 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब तो आंसर दिख रहा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू क्या? 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ स्मॉल बॉब ए ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर pivoted at point P and kept at an angle of 60 degree with vertical as shown in figure. At distance of 1 meter below point P, an identical bob B is kept at rest of a, on a smooth horizontal surface that extends to a circular track of radius R as shown in figure. If bob B just manages to complete the circular path of radius R up to point Q after being hit elastically by bob A, then radius R is, मीटर में हमें बताना है ये रेडियस R की वैल्यू, राइट। ये बताओ बच्चों कि कहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक मासलेस रॉड है, इसके साथ एक बॉब यानी एक स्मॉल पार्टिकल जो है हमने हैंग करके रखा हुआ है, कितने पे? पकड़ा हुआ है इसको 60 डिग्री पे, और रॉड मासलेस है, इसका मास m है। ठीक 1 मीटर नीचे, यानी इसके रेडियस के, ये रेडियस हो जाएगा, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये सर्कुलर पाथ में आएगा, राइट। अब ठीक 1 मीटर नीचे यहाँ पे अनदर बॉब इज देयर B, और ये इसको इलास्टिकली हिट करता है। इलास्टिकली हिट करेगा तो क्या होगा? जितनी स्पीड ये अक्वायर किया रहेगा, सेम स्पीड से यानी सेम वेलोसिटी से ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में यही होता है। तो ये बॉब अगर मान लो v वेलोसिटी से आएगा a, और ये रेस्ट में है b, तो अब क्या होगा? a रेस्ट में हो जाएगा, वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज, एंड b उसी वेलोसिटी v से आगे बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम v फाइंड कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखो क्या करेंगे,
उसके बाद कहता है कि बी जस्ट मैनेजेस टू कंप्लीट दिस सर्कुलर पाथ। सो सिंपल यार। ये बताओ, सर्किल कंप्लीट करने के लिए तुमने पढ़ा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि ये जो है इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बताओ। इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए रूट अंडर 5 GR, तभी तो सर्किल जस्ट कंप्लीट होता है। याद है? हाँ, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये जो थ्रेड से हम अगर हैंग कर देते हैं तो यहाँ जो टेंशन का जो फंक्शन होता है, वही फंक्शन यहाँ किसका हो जाता है, नॉर्मल वाले फोर्स का हो जाता है। तो यहाँ भी हमें जस्ट सर्कल कंप्लीट कराने के लिए √5 GR वेलोसिटी देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि वॉट एवर इज दिस वेलोसिटी दैट मस्ट बी इक्वल टू √5 GR, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट टू नो R। सो V के लिए क्या करेंगे भाई, V तो इट इज सिंपल। भाई A को आपने यहां से ऐसे छोड़ा, अब ये A यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे। अब इसकी वेलोसिटी यहाँ V हो गई से। यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ये एंगल 60 डिग्री है, तो सीधा हम कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये हाइट निकाल लेते हैं। एंड दिस हाइट विल बी दिस 1 मीटर, सो दिस विल बी 1 मीटर cos 60, एंड दिस इज 1 मीटर माइनस 1 मीटर cos 60। तो लॉस इन जीपी मैं लिख रहा हूं mgh 1 माइनस दिस इज mg, एंड दिस इसको h कह लो, है। r नहीं कहो क्योंकि r जो है ये है रेडियस है। कुछ और कह लो तो 1 मीटर डायरेक्ट लिख लो, तो 1 एंड दिस इज 1, सो दिस 1 एंड माइनस दिस 1 cos 60। तो 1 माइनस, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा cos 60। दिस इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m तो कैंसिल करो बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 पूरा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया तुम्हारा क्या, g। इक्वेशन फाइनली बनी g इज इक्वल टू, यहां से आगे बढ़ रहा हूं, g इज इक्वल टू v², एंड v² इज नथिंग एल्स बट 5 GR। तो g भी कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। सो 1/5 मींस b इज योर आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है बच्चों, टू ब्लॉक्स with masses 100 gram and 200 gram are attached to the ends of springs A and B as shown in figure. The energy stored in A is E. The energy stored in B when spring constants Ka and Kb of A and B respectively satisfy the relation 4Ka is equal to 3Kb, right? तो ये स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी है, इसमें 100 ग्राम का ब्लॉक हैंग कर रखा है, इस स्प्रिंग से 200 ग्राम का ब्लॉक हैंग किया हुआ है। पूछ आपसे ये रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन बी कितना है, मींस हाफ के। इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को आप के बी कह लेते हैं, इसको के ए कह लेते हैं, इसमें इलोंगेशन एक्स ए कह लेते हैं, और इसमें इलोंगेशन एक्स बी कह लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर, यही तो होती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, राइट। अब बच्चों ये हैंग किया हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ नीचे लगेगा 100 ग्राम का 0.1 हो जाएगा, एसआई में लिखें तो 0.1 ये मास हो गया, और इनटू क्या, जी, केजी में हो गया ये। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 0.2 जी एमजी, एमजी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या लगेगा भाई, यहाँ लगेगा के बी इंटू एक्स बी, यहाँ लगेगा के ए इंटू एक्स ए। तो क्या होगा, के ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू 0.1 जी, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू 0.2 जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बनता है के ए अपॉन के बी एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 1/2। के ए अपॉन के बी यहाँ से देखो कितना है, यहाँ से है के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ अगर मैं 3/4 लिखता हूँ तो ये इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी अपना बनेगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 3/4। ए के ए अपॉन के बी है 3/4, तो ये इधर आएगा तो के बी अपॉन के ए हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। 2 से 4 कट भी तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो हमें दे रहा है कि
एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई। तो ए में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है ई। दैट मीन्स हाफ के ए इंटू एक्स ए स्क्वायर इज ई। अब इसको आओ हम कह लेते हैं ई डैश, जो कि हमें फाइंड करना है। तो हाफ के बी इंटू एक्स बी स्क्वायर इज ई डैश। अब यहाँ अगेन दो इक्वेशन मिली, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ ई डैश अपॉन ई, एंड दैट विल बी के बी अपॉन के ए, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर, राइट। अब देखो के बी अपॉन के ए क्या हो जाएगा, के बी अपॉन के ए हो जाएगा 4/3, और एक्स बी अपॉन एक्स ए क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, 3। सो योर आंसर इज ई डैश का वैल्यू इज 3e, राइट। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलिंडर्स each having radius r and length l, r is smaller than l, about an axis passing through the midpoint of opposite sides is, take mass of the entire loop as capital M, right। चलो अच्छा, ऐसा कहता है कि ये एक स्क्वायर लूप बनाया हुआ है एंड दीज आर द 4 सिलिंडर्स, और मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स के से पास होने वाली एक एक्सिस लेना है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम का, राइट। चलो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसी का एक पार्ट 2017 में जेई मेन में पूछा जा चुका है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो। देखो क्या है वो, यहाँ एज इट इज रिजल्ट यूज करने वाले हो। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है, तुम्हें इस एक्सिस का आउट तो पता रहता है mr²/2, लेकिन इसके अबाउट बताना है। ये मिड पॉइंट से यानी सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। इसको जरा यहाँ अच्छे से समझ लो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं मैं, देखना ध्यान से। बस एक लाइन में आंसर आएगा, बस एक इंटीग्रेशन और आंसर आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले हम लोग। यहां से देखो मैं एक्स डिस्टेंस पे इसके अबाउट ml²/12 नहीं होगा, वो तब होगा, लेंथ इसकी l है, लेकिन बावजूद इसके ml²/12 इसलिए नहीं होगा, वो तब होगा जब इसका रेडियस नेग्लिजिबली स्मॉल रहता, बहुत थिन रहता है ये, राइट। तब इसके अबाउट हो जाता क्या ml²/12, वो थिन रॉड का होता है। ये थिन रॉड नहीं है, थिक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहां से x डिस्टेंस पे एक हमने dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसा dx विड्थ का, ऐसे बना दे रहे हैं इसको पूरा ही, ऐसे ऐसे एक डिस्क एलिमेंट लिया। क्या लिया? डिस्क एलिमेंट। कितनी विड्थ का बच्चों? dx। अब एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट यानी इसके जो डायमेट्रिक एक्सिस है इस डिस्क वाले एलिमेंट का, उसके अबाउट अगर इसका मैं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी पूछूं तो क्या कहोगे? कहोगे इसका छोटा सा मास होगा dm, और इनटू इसका जो रेडियस है वो तो इसके रेडियस के बराबर ही होगा r। तो dm r स्क्वायर होता कितना है भाई डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/4। तो dm r²/4, ये di हो गया। अब इसके अबाउट तुम्हें चाहिए था di, भाई अभी तो इसका इसके अबाउट निकालना है, और तब इंटीग्रेट कर देंगे। ये इसका हुआ, इसके एक्सिस का आउट। अब इसके अबाउट जाओगे तो एक और दूसरा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें पैरेलल एक्सिस तीनों लगने जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा यहाँ पे। तो आओ इसको डी डैश लिख लेते हैं। अब मैं कहूं डी जो कि इसके अबाउट आएगा, तो कहोगे डी डैश एंड प्लस इसका मास डीएम, अरे आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर होता है, तो ये आईसीएम हो गया सेंटर मास के अबाउट, और ये एमडी स्क्वायर, एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है? डीएम है, इसका मास डीएम है, और इंटू डी स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज क्या? एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको अब अगर मैं पूरे का निकालूं, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो, उतना ही इधर का भी होगा सिमेट्री की वजह से। तो इंटीग्रेट कर देते हैं पहले डी को, हाँ,
डी को इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू, ये कितना है L/2, तो 0 टू L/2 अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, 0 टू L/2 मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको, देखो, और 0 टू L/2, ध्यान देना जरा, 0 टू L/2 मतलब आधे का ही निकाल रहा हूँ, तो मुझे पूरे के लिए क्या करना होगा, पूरे के लिए मुझे इसमें फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 0 टू L/2 ये डी डैश कितना है, dm आर स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस दिस dm एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो, ये पूरा इंटीग्रल जो साइन है वो बाहर रहेगा, इसके पूरे को इंटीग्रेट करना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई और कर दिया। अब एक बात बताओ, डीएम का वैल्यू कितना होगा, तो डीएम का वैल्यू तो यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, डीएम की वैल्यू होगी टोटल मास इसका, अगर मैं एम मान लूं, स्मॉल एम मान लूं, तो स्मॉल एम एंड डिवाइडेड बाई एल, और डीएक्स भाई एल लेंथ का जो मास है वो एम है, तो डीएक्स लेंथ का कितना होगा, तो एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो ये बन जाता है 2 इंटू, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डीएम को मैं लिख रहा हूँ एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये बनेगा 0 टू L/2 एम बाई एल इंटू डी एक्स, और आर स्क्वायर भी लिख लेते हैं, अपॉन 4 भी लिख लेते हैं, फिर डी एक्स लिख लेते हैं, और प्लस अगेन 0 टू L/2, और यहाँ पे हो जाएगा एम बाई एल और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 बाहर है, तो बच्चों इसको करोगे अगर सॉल्व, तो ये देखो dx का हो जाएगा L/2, भाई x हो जाएगा ना, और उसको लिमिट पुट करोगे तो L/2 माइनस 0 दैट इज L/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा mr² अरे समझ में आ रहा है, dx का x हो जाएगा, और 0 से L/2, तो L/2 माइनस 0 इज L/2, वो L/2 रखोगे, एक L कट जाएगा, 1/2 बचेगा, है ना, और 1/2 बचेगा, mr²/8 होगा भाई, mr²/8, हाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जरूर mr²/4 रहेगा, 2 बाहर रहने देते हैं, mr²/8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा m/l एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m/l रहने दो, और L/2 का क्यूब अपॉन 3, तो L क्यूब अपॉन 8 इंटू 3 24, तो ml² अपॉन 24, ये हो गया ml² अपॉन 24। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, देखो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²/4 प्लस ml²/12। तो बच्चों ये ही आंसर था जो 2017 में क्वेश्चन पूछा था जेई मेन में, उस क्वेश्चन का यही आंसर था, और इस आंसर को तुम्हें यहाँ डायरेक्टली यूज करना है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ चलते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। अब देखो कौन कौन से दो रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फॉर्मूला लगने वाला, बताओ जरा। तो तुम कहोगे कि सर इसके में और इसके में लगने लगेगा, तो इन दोनों का हो गया कितना, उसको आई बोला है तो ये हो गया 2i, इन दोनों का, और प्लस इसका अगर मैं कह दूं आई डैश, तो क्या हो जाएगा बताओ, +2i डैश, यही फाइनल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आई डैश तो सिंपल है यार, आई डैश के लिए क्या करोगे बताओ, आई डैश में तो ऐसे होगी ना रॉड, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट हो जाएगा, मास तो मैं स्मॉल एम ही मान रहा हूं, तो मास कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2, और प्लस ये डिस्टेंस कितनी है L/2, इस एक्सिस से यहां से डिस्टेंस, तो प्लस क्या हो जाएगा भाई, यानी mr²/2 और प्लस m L/2 का स्क्वायर, ml/2 का स्क्वायर तो ये बन गया mr²/2 एंड प्लस ml²/4, mr²/2 प्लस ml²/4, यानी 2 इंटू वो आया था mr²/4 प्लस mr²/4 प्लस ml²/12, ये तो पिछला वाला आया, ये वाला आई आई, है ना। अब आई डैश लिख लेते हैं, प्लस 2 आई डैश ये है, आई डैश कितना है भाई, mr²/2 प्लस mr²/2 प्लस ml²/4, राइट, ml², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, ये ICM और ये D, ICM प्लस MD²। अब ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल, राइट। अब इसमें तुम्हें करना बस ये है कि M तो टोटल मास दिया था, टोटल मास ऑफ द एंटायर लूप एज कैपिटल M, तो स्मॉल m को रिप्लेस कर देना है कैपिटल M/4, कैपिटल M/4, तो रख देते हैं कैपिटल M/4, इसको मैं रब कर रहा हूं,
तो बस आंसर आ चुका है। तो कैपिटल M बाई 4 यहाँ रख दो भाई। तो कैपिटल M बाई 4 अगर रखते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, 2 और कैपिटल M बाई 4, तो ये बनेगा तुम्हारा MR² बाई 4, यहाँ लिखे ना, तो ये 16 हो गया। एंड प्लस कैपिटल M बाई 4 रखोगे तो ML² अपॉन 48, अरे भाई 4 जा, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ M बाई यानी MR² बाई 8, 4 2 जा 8, एंड प्लस ML² अपॉन ML² अपॉन 16, राइट। अब ये देखो कितना आता है, ये आता है 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा MR² अपॉन दिस इज 8 एंड प्लस ML² अपॉन 24 प्लस MR² अपॉन 4 प्लस ML² अपॉन 8, राइट। अब इसको ऐड करो MR² बाई 4 और MR² बाई 8, ये बन जाएगा 3MR² बाई 8, 3MR² बाई 8 दिस एंड दिस, एंड प्लस प्लस ये क्या बनेगा ML² बाई 24 करे तो 3 and 4 ML² अपॉन, भाई ये हो जाएगा 3 और 4 ML² अपॉन 4 ML² अपॉन 24 होगा, तो ये बन जाएगा 3 ML² अपॉन 6, तो ये बन जाएगा ML² अपॉन 6। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, 3MR² बाई 8 प्लस ML² बाई 6, राइट। देख लीजिए ध्यान से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो ये वाला था, ये जो 2017 में जेई मेन का क्वेश्चन था, राइट। उस रिजल्ट को आपने डायरेक्टली यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी K फ्रॉम अ पॉइंट A at an angle 60 degree to the horizontal. The ratio of difference in kinetic energy is point B and C to that at point A, राइट। तो बच्चों अगर मान लो हमने इसको u स्पीड से फेंका है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u cos 60, भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ, ये तो टॉप पे है, और यहाँ आते आते तुम्हें पता है अगेन उसकी स्पीड u हो जाएगी। तो कहाँ काइनेटिक ज्यादा है, सी पे ज्यादा है, तो डिफरेंस अगर बी और सी का लिखना है तो हम लिखेंगे मास इसका, चलो m ले लेते हैं, तो हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m u cos 60 का स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट्स बी एंड सी, एंड इसका रेशियो लेना है विद काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, राइट, एट पॉइंट ए, यही रेशियो हमें फाइंड करना है। तो बस तो कैलकुलेशन है, 1/2m उड़ा दो, u भी स्क्वायर भी उड़ा दो, ऊपर बचा 1 माइनस ये 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, और नीचे बचा 1, हाफ एम यू स्क्वायर, खत्म हो गया। क्या आएगा ये 3/4। सो योर आंसर इज अगेन डी, राइट। सो सिंपल। देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा तो एक आसान पूछ दिया। ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं यही 2026 के ही जेई मेन फेज 1 में आए हुए सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए कंपाइल करके ले आया हूं एक साथ, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज रिपीट होंगे। बच्चों को ये पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को, कि सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने हैं, होते हैं, और सिर्फ मैकेनिक्स नहीं सब में होंगे, मैं सबकी सीरीज में पूरी ला रहा हूं। चलो देखते हैं आगे। Two small balls with masses m and 2m are attached to both ends of a rigid rod of length. Two small balls with mass m and 2m are attached to both ends of a rigid rod of length d and negligible mass. तो टू स्मॉल बॉल्स विद masses m and 2m, ठीक है। ये बॉल है एक छोटी सी, ये m है, और ये बॉल अगेन है, ये है 2m, और रॉड की लेंथ नेग्लिजिबल है। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज एल अबाउट एन एक्सिस ए पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट ए इज। तो आपको सिंपली L इज इक्वल टू आई सी एम ओमेगा, दिस LCM है, तो ये आपको अप्लाई करना है ना, ऐसे होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पे। तो LCM इज इक्वल टू आई सी एम इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा आपसे पूछ रहा है, LCM L दिया हुआ है, राइट। अब ICM आपको निकालना तो ये बताइए, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेंटर ऑफ मास कहीं 2m के करीब होगा, यहाँ कहीं होगा, और ये कहाँ पे होगा, तो आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस होगी 2m अपॉन, ये तो सब पढ़ा है आपने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, 2m प्लस m एंड इनटू व्हाट डी, ये कितना निकल के आता है 2/3d।
तो ये इधर कितना बच जाएगा बताओ, इधर बचेगा d/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बारी आएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों m इंटू 2d/3 का स्क्वायर और प्लस 2m इंटू 2d/3 का स्क्वायर। ये हो गया आई और इंटू ये हो गया ओमेगा। अब बच्चों ये बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा तुम्हारा हो गया L अपॉन, अब ये क्या बनेगा बताओ, m और 4d² अपॉन 9, तो ये बना 4d² अपॉन 9 और प्लस ये हो जाएगा 4d² अपॉन 9 ओ ओ ओ यहाँ तो d/3 होगा ना, ये क्या होगा, ये d/3 का स्क्वायर होगा, गलती से मैंने ये d/3 2m इंटू d/3 का स्क्वायर, तो यहाँ d/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे m 2md²/9 यानी 2md²/9। तो बच्चों ये बन गया देखो नीचे 6md², ऊपर हो गया 9, तो ये बन गया 9l अपॉन 6md²। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 3l अपॉन 2md², 3l अपॉन 2md² यानी आंसर हो गया ए। राइट, फर्स्ट क्लास। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ परफेक्टली इलास्टिक इक्वेशन टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल with masses 15 kg and 25 kg moving in opposite directions with speed 10 meter per second and 30 meter per second respectively strike each other and stick together, right? तो बच्चों कहता है कि दो स्फीयर्स हैं और सेम मटेरियल के बने हुए हैं और एक का मास 15 kg है और एक का मास 25 kg है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से और 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड, ठीक 30 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक की अदर, दोनों एक साथ चिपक जाते हैं, राइज इन टेम्परेचर इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोलिजन रिटेन्ड बाय दीज स्फीयर्स इज। बच्चों क्वेश्चन वैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कैलोरीमेट्री का कहा जाएगा, है ना, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखा है सिर्फ ये 38 क्वेश्चन में सिर्फ ये एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट इसमें निकल के आता है कि ये सॉल्व होना है किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी। पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, राइट। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वही हीट के रूप में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि या तो तुम बैठ के इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते रहो पहले और बाद में अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन तो करना ही पड़ेगा। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, वेलोसिटी आएगी, उससे दोनों की एक साथ कलेक्टिव वेलोसिटी आएगी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो भी एक तरीका, वो भी सही है, थोड़ा लेंदी होगा वो। आसान तरीका ये है कि क्यों ना तुम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर लो। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इतना इस तरह के क्वेश्चन तुम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किया करो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चल रहा है उस वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन दिस सिस्टम ऑफ द टू वॉल्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, जो जिससे वो अभी चल रहा है और चल रहा है, क्योंकि दोनों के मासेस और वेलोसिटीज कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। 15 into 10 is 150 एंड 30 into 25 is समथिंग 750। सो इधर की तरफ जो है सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जाता ही रहेगा। तो जब जाता ही रहेगा तो क्यों ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बैठ जाएं और देखें कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का देखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो कि अभी पीछे तुमने एक क्वेश्चन भी किया है, जो इस एसर्शन रीजन वाला, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट्स दिए थे। सेकंड स्टेटमेंट वाज लाइक दिस कि भाई सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हाफ म्यू, ये पढ़ा होगा रिड्यूस मास, और इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। टू सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और म्यू की वैल्यू जिन्हें पता है उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे रहा हूं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, राइट। और इनटू v रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 40 का स्क्वायर और इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो तो गया हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एंड फाइनली जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये इनिशियल हो गया। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइनल, यानी स्टक होने के बाद क्या होगा? तो जब चिपक जाएंगे तो एक दूसरे के साथ में चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो हाफ म्यू और इंटू वी रिलेटिव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। तो लॉस कितना हो गया? यही जो कैलकुलेट करके आएगा वो लॉस हो जाएगा। ये कितना आता है? m1 की वैल्यू कितनी है? 15 एंड दिस इज 25। तो दिस इज 15 एंड दिस इज 25। तो लिखो हाफ एंड 15 इंटू 25 एंड अपॉन दिस इज 40 एंड हियर 40 का स्क्वायर। तो क्या बनता है बच्चों? एक 40 तो खत्म हो गया, बचेगा तो एक 2 से कट करोगे तो 20 आएगा। तो 15 इंटू 25 एंड इंटू 20, ये 2 को भी ले लिया हमने, हाँ 2 को भी ले लिया, राइट। अब देखो तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या? लॉस। और गेन इन थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाह रहा हूं। तो गेन इन थर्मल एनर्जी हो जाएगा, मान लो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया और वही वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर इज टू राइज इन टेम्परेचर तो इज इक्वल टू टोटल मास यानी एम एस डेल्टा टी। यही तो लगाते हैं फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट 31 दे रहा है, हाँ ये कैलोरी में दे रहा है, इसको जूल में आपको चेंज करना होगा, यानी 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मास कितना हो गया? 40 kg दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों का मास एक साथ बढ़ रहा हो। स्पेसिफिक हीट सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। तो 40 और एस हो गया हमारा 31 और इंटू 4.2 और इंटू क्या? डेल्टा टी। अब इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो डेल्टा टी अपना आ जाएगा, मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, डेल्टा टी अपना आ जाएगा बच्चों, बहुत आसानी से डेल्टा टी आ रहा है। देखो डेल्टा टी अपना आ गया क्या? 15 इंटू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 31 इंटू 4.2, राइट। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कट करो तो ये होता है 2 और कुछ कट होगा 31 नियरली 2 पॉइंट समथिंग, हाँ। तो ये हो गया 4 और ये 20 तो खत्म ही हो चुका है, तो बन गया, बच गया 25 अपॉन 4 4 जा 16 पॉइंट समथिंग, हाँ नियरली 17 मान लो, हाँ। तो ये सब मैं नियरली कर रहा हूँ फटाफट क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन के लिए। तो कितना हो जाएगा? 17 1 जा 17 एंड देन 8 बच गया, 17 4 जा 68, 68 और यहाँ क्या बचा था? 8 बचा था ना, तो 4 हुई होगा, 1.4 और बच गया तुम्हारा 7, अगेन अगेन 4 आएगा, यही होगा आंसर बी, राइट। तो ये देखो फर्स्ट क्लास हमारा आंसर आ गया। So this was question number 21. Out of 38 questions, we have done 21 questions, right? 12 questions were in part 1. If you have not seen that, please go and watch part 1 of this series. This is part 2, right? Let us move to the next question. That is, a body of mass 14 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses 2 is to of masses in the ratio 2 is to 2 is to 3. Two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with, यानी ये इधर जब पहले तो ऐसे ही रखा हुआ था, कहीं पे ऐसे पड़ा हुआ था, फिर ये फूटा जब तो एक इधर गया, एक इधर गया परपेंडिकुलरली, मतलब तो इसको 2m कह लो, इसको 2m कह लो, और 3m वाला किधर जा रहा है? फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड 18 मीटर पर सेकंड। ये भी 18 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये भी 18 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट इज, अब हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी यानी आपको चाहिए 3m की वेलोसिटी, तो डेफिनेटली वो कुछ इधर जाएगा ताकि इसके भी मोमेंटम को और इसके भी मोमेंटम को क्या कर सके? कैंसिल आउट कर सके। नेट मोमेंटम तो जीरो ही होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन करना है हमें। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि भाई इधर भी मोमेंटम जो है वही इधर भी है, तो इसका एंगल कितना होगा? अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इफ इट वाज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको आंसर करना होता है एंगल कितना होगा, तो मुझे तो एंगल वैसे ही 45 समझ में आ रहा है कि ये इधर जो मोमेंटम है वही मोमेंटम इधर भी है, तो इसका इधर वाला मोमेंटम का कंपोनेंट इधर वाले मोमेंटम कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट बराबर होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? 45 डिग्री होगा।
अब आपसे कहता है वेलोसिटी बताना, बस तो खत्म हो गया, मुझे तो बस आंसर ही मिल गया। तो क्या हो गया, 3 mv इसका मोमेंटम हो गया, और cos 45, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू 18, राइट। अब एम एम काट दो, और v चाहिए, तो 3 से काटोगे ये 6 आएगा, 6 टू जा 12, एंड दिस 12 अपॉन cos 45, cos 45 is 1 upon root 2, that is 12 root 2. तो आंसर इज बी। जय हिंद जय भारत, राइट। अब अगर तुम ये 45 नहीं दिमाग लगाते और इसको मान लो थीटा लिखते तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता। क्या बनता, 3mv cos थीटा इज इक्वल टू 2m इंटू 18, और एक लिखते 3mv sin थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए ये वाला कंपोनेंट उसको कैंसिल आउट करता, उसको बैलेंस करता, तो 2m इंटू अगेन 18। अब यहाँ से डिवाइड करते, आ जाता tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45, फिर किसी एक में रख देते। मैंने डायरेक्टली अंदाजा लगा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है बच्चों, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप थीटा at an instant t is equal to 0. This block is given an upward momentum so that it starts moving up on the inclined surface with velocity u. The distance s traveled by the block before its velocity becomes 0 is so simple question। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब आ रहा है तो करना ही होगा। देखो कितना आसान है। कहता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, हमने जो दी है, यानी इसको मोमेंटम दिया है जिसकी वजह से इसको वेलोसिटी एक्वायर हुई है, यू मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, दिया हुआ है यू। हाँ, अब कहता है कितना ऊपर जाके रुकेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, यहां से ये डिस्टेंस आपको बतानी है, राइट। तो आपको तो पता है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, डाउन द इंक्लाइन जी साइन थीटा। अरे भाई एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल बैलेंस, ये तो सबसे सिंपल चीज होती है एनएलएम की। बाकी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू स्क्वायर एंड प्लस 2a अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी साइन थीटा लिखेंगे, और s को s लिख देते हैं, s फाइंड करना है, दैट विल यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। सो दिस इज योर आंसर। जय हिंद जय भारत। बाय द वे, नहीं है तो बच्चों ये क्वेश्चन बोनस था, है ना, यहाँ पे होना चाहिए था व्हाट, साइन थीटा। हालांकि एनटीए का आंसर यही था, लेकिन क्वेश्चन बोनस था, अ, क्योंकि ये तो आंसर गलत है। तो अ, होगा, आंसर होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मतलब सीरीज जो हमारी चल रही है 38 में, अब इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कहता है अ पैरा ट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स अ पैराशूट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ फ्री फॉल। तो पैरा ट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, एरोप्लेन मान लेते हैं यहाँ पे है। अब इस एरोप्लेन से वो क्या करता है, जंप करता है, और जंप करने के 2 सेकंड तक वो फ्री फॉल करता है। तो 2 सेकंड में वो कितना चल लेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो ये हो जाएगा 2g, राइट। जी को अगर हम 10 ले लें तो हो जाएगा 20 मीटर, एंड 20 मीटर वो चल चुका होगा 2 सेकंड में। एंड देन जो है स्टार्ट्स डेक्सेलरेटिंग, पैरा ओपन, अपना पैराशूट खोलता है 2 सेकंड बाद, और डी एक्सेलरेट होना शुरू होता है। तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं, u जीरो है, a g है, और t जो है वो 2 सेकंड है, तो gt हो जाएगी वेलोसिटी इसकी, यानी कितनी हो जाएगी वो, g को अगर ये लें तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, राइट। अब वो रिटार्ड होना शुरू होता है, और उसका रिटार्डेशन होता है ड्यू टू एयर ड्रैग ऑन द पैरासूट। इसका रिटार्डेशन यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब क्या कहता है कि वो जब ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर रहता है, यानी यहां अगर ग्राउंड मान लेते हैं, 10 मीटर जब ग्राउंड से ऊपर रहता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी रह जाती है 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये टोटल हाइट हम h मान लें, जो कि हमें फाइंड करनी है, राइट, तो हमारे पास दो इंस्टेंट्स पे वेलोसिटीज अवेलेबल हैं।
यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकंड है। ये जो हाइट है ग्राउंड से वो दिया हुआ है कि 10 मीटर, यानी 10 मीटर पहले उसकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है, 5 मीटर पर सेकंड रह जाती है। अब ये बताओ बच्चों, अगर ये पूरा h है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये हो जाएगी दिस टोटल h माइनस दिस हाइट इज 20 मीटर एंड माइनस दिस हाइट that is 10 meter. So this is h minus 30 meter, right? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस और इस पोजीशन के बीच में ये इक्वेशन लगा दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v की जगह हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u की जगह हम लिखेंगे कितना 20 मीटर पर सेकंड, तो यू स्क्वायर एंड प्लस 2 ये अपना हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन तो यहाँ देख रहे हो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है 3, तो उसको लिखेंगे -3 और s की जगह लिखेंगे h माइनस 30, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, h आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 400 एंड ये हो जाएगा -6 h एंड ये हो जाएगा -6 एंड तो प्लस 180, यानी अपना आ गया 6h इज इक्वल टू 580 minus 25. So h is equal to 580 minus 25 is 555, 555 upon 6. So 6 9 ja 54, 1 बचा 15, 6 2 ja 12 and 6 5 ja 30. So 92.5 will be the answer, right? तो सी दिस क्वेश्चन केयरफुली, सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सब कुछ फटाफट अपने आप होते चला जाए।